हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने देखा, क्या देखा कि लाइट यानी कि रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कितने नेचर है, 2 टाइप्स के नेचर है। एक था वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हमने पढ़ा कि वेव नेचर के हिसाब से इंटेंसिटी, एनर्जी ये सब सेम होती है। ठीक है, कौन कौन सी फिनोमेना थी जब जो वेव नेचर को जस्टिफाई करते थे, तो वो मैंने लिखाया था पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमेना थी वो जस्टिफाई कर रही है कि भाई लाइट तो वेव नेचर में है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये जो वो भी हमने देखा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा, ये जो फिनोमेना है ये एक्सप्लेन कर रही है, प्रूव कर रही है, ये जस्टिफाई कर रही है कि रेडिएशन को पार्टिकल नेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, लेकिन ये जो थियरी थी वो हमारी बाकी है, तो वो पहले हम देखेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या सचमुच लाइट को दोनों नेचर है कि नहीं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं कैसे हम ये पार्टिकल नेचर को प्रूव कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। देखो ये है ब्लैक आयरन रॉड। ठीक है, एक आयरन का रॉड है ब्लैक कलर का। जब इसे हीट करते हैं तो क्या हो रहा है, देखो हीट करेंगे तो जब टेम्परेचर हम रखेंगे, सपोज हमने टेम्परेचर रखा T1 मतलब कम टेम्परेचर होगा, तो होगा क्या, आपने देखा ही होगा कि वो हीट होने से वो कलर चेंज हो जाएगा। पहले वो रेड कलर का दिखेगा, ये देखा है ना सबने। तो जब T1 टेम्परेचर पर है तो वो रेड कलर का दिख रहा है। हमने और एनर्जी, टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया, जैसे मैंने T2 बोल दिया, तो वो धीरे धीरे ऑरेंज कलर हो गया। फिर टेम्परेचर और इंक्रीज़ किया तो फिर वो येलो कलर का हो जाता है। फिर और इंक्रीज़ करो तो लास्ट में वो ब्लू कलर का होगा। अब देखना ये है कि लाइट ये कलर चेंज क्यों हो रहा है, बराबर। और इससे हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट को पार्टिकल नेचर है, मतलब कि वेव नेचर नहीं है। देखो हीट करने से वो रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें से रेडिएशन तो हर एक कलर का निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइट कलर का ही निकल रहा है, लेकिन इंटेंसिटी रेड कलर की ज़्यादा होगी और हम रेड कलर को ही महसूस कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही कलर निकलता है, लेकिन जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी हमें वही दिखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम इसे ग्राफ से ड्रॉ करेंगे, ग्राफ देखेंगे इसका। तो देखो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे किसका, इंटेंसिटी आई एंड वेवलेंथ, बराबर। ओके, तो जब हमने टेम्परेचर T1 टेम्परेचर रखा था तो ग्राफ हमें इस तरह से मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये वेवलेंथ ये डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, ये डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, तो ये जो है वो T1 टेम्परेचर का ग्राफ है। T1 टेम्परेचर का मतलब कि मैंने अभी बताया कि कोई भी टेम्परेचर लो आपको हर एक कलर का लाइट तो मिलने वाली है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होगी वही हम देख सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ में इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वो पॉइंट पे हमें मिलने वाली वेवलेंथ को हम बोलेंगे लैम्बडा मैक्स। यानी लैम्बडा मैक्स मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, ऐसा मत सोचो। लैम्बडा मैक्स मतलब वो वेवलेंथ के जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है और वो कलर हमें देख रहा है। तो समझो कि ये लैम्बडा मैक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये किसके रिलेटेड होगा, रेड कलर के रिलेटेड होगा, T1 टेम्परेचर। इसीलिए बात समझ में आई कुछ। ओके, अब क्या कर रहा हूँ मैं, T2 के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ T2 के लिए ड्रॉ हो रहा है। जैसे ही आप देखोगे
डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ी, और देख सकते हो कि अब जो लैम्बडा मैक्सिमम है वो पॉइंट थोड़ा कौन से डायरेक्शन में गया, तो लैम्बडा मिनिमम हो गया, मतलब लैम्बडा कम हो गया, राइट। तो यहाँ पे लैम्बडा मैक्सिमम, ये लैम्बडा मैक्सिमम है, ये भी लैम्बडा मैक्सिमम है, किसके लिए, T2 टेम्परेचर पे। ये कौन से कलर का होगा, ये ऑरेंज कलर को रिलेटेड है, ये ऑरेंज कलर का होगा। उसी तरह अगर मैं T3 टेम्परेचर पे देखो तो वो इस तरह से हो रहा है, ये T3। तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी जहाँ पे मैक्सिमम है वो वेवलेंथ कम हो गई, तो आप देख सकते हो कि वेवलेंथ कम हो रही है। तो यहाँ पे लैम्बडा मैक्सिमम बराबर लैम्बडा मैक्सिमम क्या हो जाएगा। अब देखो ये सपोज ये ब्लू कलर का है, देख लेते हैं, ये ब्लू कलर का है, ठीक है। T3 T4 जो भी लो आप, 4 ले लो, मैंने T3 का बताया नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा है, T1 से ज़्यादा कौन है, T2, T2 से ज़्यादा कौन है, T3, T3 से ज़्यादा T4। इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लैम्बडा मैक्सिमम मतलब वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जो कि हमें दिख रहा है वो डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। चलो ये तो समझ में आया कि हमें ये कलर क्यों चेंज हो रहा मिल रहा है। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने देखा था विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, फिर ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर था। तो हमने ऐसा बताया था, इस तरह से हमने बताया था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा इंडिगो की, ब्लू की, ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की, रेड की। तो देखो पहले कौन सा कलर निकल रहा था, रेड कलर मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फिर थोड़ा हीट करने से ऑरेंज, फिर येलो, फिर ब्लू। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी लैम्बडा मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ की तरफ जा रही है, इसका मतलब लैम्बडा मैक्सिमम डिक्रीज हो रही है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि वो वेव थियरी रॉन्ग है, रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन क्या वेव थियरी ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकता है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि वेव थियरी में समझो, वेव थियरी ये बोल रही है, वेव थियरी के हिसाब से इंटेंसिटी एंड एनर्जी सेम होनी चाहिए। याद रखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ वेव थियरी जो है वो है इंटेंसिटी और एनर्जी दोनों को सेम है, ऐसा बोल रहे हैं वेव थियरी। अब अगर ऐसा हो कि अगर इंटेंसिटी और वेवलेंथ सेम हो, तब क्या होना चाहिए कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे हम एनर्जी ज़्यादा देंगे, तो इंटेंसिटी भी बढ़ती ही जानी चाहिए। मतलब कि ग्राफ यहाँ से ऊपर तो आता है लेकिन फिर नीचे नहीं आना चाहिए, ग्राफ ऊपर से ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो ऐसा नहीं हो रहा, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इंटेंसिटी और एनर्जी को रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है। इंटेंसिटी अलग है और एनर्जी अलग है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हो कि लैम्बडा अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो बात समझो कि वेव थियरी ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक और भी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉडी है क्या? ब्लैक बॉडी है क्या? ऐसी कोई भी आइडियल बॉडी कि जो हर एक फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को
या तो एब्जॉर्ब करे या एमिट करे। अब तक हम यही देख रहे थे, यही जानते थे कि ब्लैक कलर होता है वो हर एक वेवलेंथ को, हर एक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इतना ही नहीं, वो एमिट भी करना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन इतनी ही है, एन आइडियल बॉडी which can emits or absorb radiation of all frequencies uniformly is called ब्लैक बॉडी। ठीक है, सिंपल है। क्या लिखा है? आइडियल बॉडी विच कैन एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक वेवलेंथ की बॉडी को एब्जॉर्ब करे या तो एमिट करे, उसी को बोलेंगे ब्लैक बॉडी। अब क्या हमारे पास ऐसी कोई ब्लैक बॉडी है जो कि हर एक फ्रीक्वेंसी को एमिट्स करे या तो एब्जॉर्ब करे? तो नहीं, 100% ब्लैक बॉडी है नहीं, लेकिन कार्बन ब्लैक जो होता है वो 98% तक क्या हो सकता है, ब्लैक बॉडी बन सकता है, लेकिन वो भी 100% तो नहीं है। तो 100% हो ऐसी ब्लैक बॉडी कौन है? तो सन, जो सन है वो 100% ब्लैक बॉडी है। आप सोचोगे सन का कलर तो ब्लैक है ही नहीं, तो देखो ब्लैक बॉडी मतलब ये नहीं होता कि उसका कलर ब्लैक हो, वो कोई भी कलर का हो सके, लेकिन देखना ये है कि क्या वो हर एक वेवलेंथ, हर एक फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है, क्या वो हर एक फ्रीक्वेंसी या हर एक एनर्जी, हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाके वो ब्लैक बॉडी बनेगा। और सन में ऐसा ही होता है। आप सन का अगर स्पेक्ट्रम देखोगे तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, मतलब कि वायलेट कलर से रेड कलर तो हमने जस्ट विजिबल फ्रेश स्पेक्ट्रा की बात की, बाकी हर एक आपके पास मौजूद होगा। तो सन में से जितनी भी रेडिएशन मिल रहे हैं उसमें हर एक वेवलेंथ मौजूद है, हर एक फ्रीक्वेंसी मौजूद है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सन कैन एमिट्स एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, हर एक फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है, उसी तरह वो हर एक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ठीक है, तो हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जो ब्लैक बॉडी जैसा बिहेव करेगा। देखो ये एक शेप है, राउंड स्फेरिकल शेप है, स्फीयर ही है समझो। यहाँ पे हम एक होल रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक हम होल रखेंगे जहाँ से लाइट पास हो सकेगी। यहाँ पे हमने अंदर समझो कि हमने ब्लैक कलर से ब्लैक कलर लगा दिया है, ब्लैक कलर की लेयर हमने सब जगह लगा दी है, बराबर। यहाँ पे एक मिरर रखेंगे जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकेगा। ठीक है, अब होगा क्या, देखो यहाँ से लाइट यहाँ पे आएगी, फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके लाइट यहाँ पे जाएगी। अब ब्लैक कलर है मतलब थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब होगी, जो हमने पास की उससे थोड़ी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होके वो यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे थोड़ी एब्जॉर्ब होगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आएगी। ऐसा करते करते क्या होने वाला है कि लाइट रिफ्लेक्शन होते 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 पूरे 100% लाइट अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो कभी भी बाहर नहीं आएगी। समझ में आया? तो अगर ऐसे सिस्टम क्रिएट कर सके तो समझो कि यहाँ पे जितनी भी वेवलेंथ, हमने हर एक वेवलेंथ का लाइट पास की है, तो हर एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, हर एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ये एक ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल हो सकता है। अब जब हम इसे हीट करेंगे तब क्या होगा, हीट करेंगे तब हर एक यहाँ से क्या एमिट्स होगा, रेडिएशन एमिट्स होगी। अब ये रेडिएशन में आपको λ1 भी मिलेगा, λ2 भी मिलेगा, λ3 भी मिलेगा, λ4 भी मिलेगा, λ5, मतलब कि हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन बाहर एमिट्स हो रही है। तो तब जाके ये बनता है ब्लैक बॉडी। क्लियर? और सन इस तरह से बिहेव करता है, मतलब सन ब्लैक बॉडी है। जब हम ये इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ भी इस तरह से ही मिलेगा। इस तरह से मिलेगा मतलब कैसा मिलेगा,
इस तरह से मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे भी आपको इंटेंसिटी अगेंस्ट लैम्ब्डा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसा ही मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपकी लैम्ब्डा मैक्सिमम क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और इंटेंसिटी भी कम होगी। लेकिन अभी हमने बताया अकॉर्डिंग टू वेव थियरी इंटेंसिटी और एनर्जी तो सेम है, मतलब कि इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, ये ग्राफ सीधे के सीधा रहना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है वो वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक ने एक थियरी दी, वो है मैक्स प्लांक क्वांटम थियरी। वो थियरी क्या थी, मैक्स प्लांक क्वांटम थियरी। मैक्स प्लांक क्वांटम थियरी, ठीक है। ये थियरी एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट एमिट्स हो रही है, वो एक्चुअली वेव फॉर्म में नहीं है, वो छोटे छोटे पॉकेट, छोटे छोटे चंक्स ऑफ एनर्जी, पॉकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट्स हो रही है। तो बात समझो कि अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थियरी लाइट इज मेड ऑफ डिस्क्रीट कंच ऑफ एनर्जी, चंक्स ऑफ एनर्जी। लिखते हैं, देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लांक लाइट यानी कि रेडिएशन इज मेड ऑफ discrete chunks means packet of energy, बराबर। तो लाइट कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, बराबर। और उसने ये भी बताया एटम एंड मॉलिक्यूल्स could absorb or emits radiation in form of discrete chunks but not continuous manner, in continuous, not in continuous। तो हमने देखा कि वेव थियरी बोल रही है कि लाइट कंटिन्यूस नेचर में है, कंटिन्यूस मैनर में होती है, जबकि प्लांक थियरी बोल रही है वो डिस्क्रीट नेचर में है। तो अब अगर ये सोचे कि प्लांक सही है, क्योंकि ये थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यही लेना पड़ेगा, पार्टिकल नेचर ही लेना पड़ेगा, तब जाके हमें जो छोटे छोटे अकॉर्डिंग टू प्लांक की जो लाइट है वो छोटे छोटे पॉकेट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, जिसे हमने चंक बोला है, पॉकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। हर एक की एनर्जी कितनी, तो सपोज अगर ये जो चंक्स है, ये जो पॉकेट है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो लिखेंगे इफ फ्रीक्वेंसी, ओके पहले ये रखेंगे कि ये पॉकेट्स को क्या बोलेंगे, दिस चंक्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। तो याद रखो कि बहुत सारे पैकेट है तो क्वांटम वर्ड यूज करेंगे।
अगर सिंपल एक पॉकेट है तो उसे अगर एक पॉकेट है एनर्जी का तो उसे क्वांटा, ठीक है, तो क्वांटम, उसे क्वांटम बोलेंगे। इफ फ्रीक्वेंसी सी ऑफ क्वांटम इज न्यू एंड एनर्जी E है, तो फिर रिलेशन क्या होगा? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम इज न्यू देन एनर्जी क्या होगा? एनर्जी E होगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? H इंटू म्यू। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। व्हाट इज H? ये प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। फिर हमें ये भी तो मालूम है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो E इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्वांटा की एनर्जी देखी। सपोज वी हैव n क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा कितना है? n है। तब क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी ऑफ n क्वांटा, यहीं पे लिख देंगे एनर्जी ऑफ n क्वांटा, एनर्जी ऑफ n क्वांटा कितनी है? तो वो उसे हम E n कहेंगे और वो हो जाएगा, अगर एक की इतनी है तो n की कितनी होगी? n HC बाई लैम्बडा। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थियरी लाइट इज अ स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी। स्मॉल पार्टिकल से बनी हर एक पॉकेट की एनर्जी कितनी होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे रिलेटेड होती है। जबकि वेव थियरी ये बताती है कि एनर्जी और इंटेंसिटी सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लैंक ने वो रॉन्ग कर दिया। प्लैंक ने बताया कि एनर्जी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ है, इंटेंसिटी के साथ वेव उसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स। अब सोचो कि फोटोन्स वर्ड कौन है? देखो हमने बताया कि लाइट को वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, दोनों प्रूव हुए हैं, दोनों ऐसे फिनोमेना है जो कि दोनों को प्रूव करते हैं। अब दोनों नेचर वाली लाइट को बोलेंगे फोटोन्स। तो याद रखो फोटोन्स मीन्स रेडिएशन ऑफ लाइट, ठीक है, याद रखना है, बराबर। फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻14। देखो हमारे पास फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं? 1 मोल है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फोटोन्स क्वांटा जिसे हम n बोलेंगे वो है 1 मोल। 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है और हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। बोलो कौन सा फॉर्मूला है? देखो एक फोटोन या तो एक क्वांटा की एनर्जी होती है एच म्यू है कि नहीं? लेकिन मुझे n फोटोन्स की चाहिए तो मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही तो हो गया। अब डायरेक्ट 6.022 इंटू 10⁻23 रखो। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 होता है और ये तो 5 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। ये वैल्यू ऑलमोस्ट 198 या तो 199 के आसपास होगी, आप चेक करके देखना, ठीक है। इनटू चलो देखो 34, ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 37 मेरे हिसाब से। 23 प्लस 14 37 हो जाएंगे। उसमें से 34 मुझे माइनस करने हैं, यानी कि 198.0 इंटू 10⁻3 आंसर हमें जूल में मिलेगा, ठीक है। आंसर हमें जूल में मिलेगा। क्यों जूल में मिलेगा? क्योंकि h 6.626 इंटू 10⁻
34 जूल इंटू सेकंड होती है, बराबर, ये वैल्यू। ओके चलो, तो अब ये निकाल दो तो 198 किलो जूल हो जाएगा, याद रखो, और ये आंसर आपका। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 100 वाट बल्ब, वाट यूनिट है पावर का, याद रखो वाट क्या होता है, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, इसका मतलब 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, और इसका मीनिंग होता है कि 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी एमिट हुई। अगर हम 2 जूल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 वाट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जूल पर 1 सेकेंड, इसका मतलब होता है 1 सेकेंड में 2 जूल एनर्जी एमिट हुई। तो अगर मैं 100 वाट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, अगर 100 वाट ले लूँ तो ये हो जाएगा 100 जूल पर 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से वाट से हमें एनर्जी मिल गई, एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल, टाइम तो 1 सेकेंड ही लिया है हमने। तो 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400, वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो -9 मीटर, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स उसी को तो बोलते हैं एन। तो एन हमें पर सेकेंड तो हमने 1 सेकेंड में ही लिखा है, यानी कि पर सेकेंड में कितने फोटोन्स एमिट होंगे वो देखना है। चलो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्बडा। अगर 1 फोटोन होता तो एन नहीं लिखते, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स ही ढूंढना है, तो एन इज इक्वल टू वी लैम्बडा एच सी हो जाएगा, ई मीन्स 100 जूल, लैम्बडा 4 इंटू 10⁻⁻7, 6.626 इंटू 10⁻34, और लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ये जो कंप्लीट आंसर है आपका 20.12 जितना होता है। -7 ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 34 प्लस और माइनस कितना, 34 में से कितना माइनस करोगे, तो 34 में से आप 15 को माइनस कर दोगे, तो उससे क्या होगा, हमें कितना मिलेगा 19। तो n इज इक्वल टू इतने नंबर, अगर और साइंटिफिक लिखना हो तो उसे 20 कर देंगे, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं। तो ये आपका आंसर।